हेलो गाइस, आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। पॉल साइंस का है, ठीक है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट। इसके बाद चैप्टर का नाम लिख देता हूँ आपको, फंडामेंटल राइट चैप्टर का नाम है, ठीक है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट हमारा कहाँ से आया था, कैसे कैसे बना था, और फंडामेंटल राइट हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, खास दोस्त जो हैं उन्हें शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। हर किसी को ज्ञान लेने का अधिकार है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना आगे फैलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जितने भी चीज़ें ज़िंदगी में हैं, ऑल थिंग्स यू कैन बाय एंड सोल्ड, बट वन थिंग नेवर यू कैन बाय, इट्स स्टडी। आप पढ़ाई को कभी नहीं बेच सकते हैं और कभी नहीं खरीद सकते हैं। बेच तो सकते हैं, चलिए, कभी खरीद नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई खरीदा नहीं जाता है। पढ़ाई को जितना आप क्या कर सकते हैं, उसको जितना आप उसका ज्ञान ले सकते हैं उतना आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जो आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, बेचते हैं या क्या करते हैं, उसको बांटते हैं, तो उसके पास आपकी उसकी संख्या क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन एक नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है, आप जितना उसको बांटेंगे उतना ये क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ इस अच्छी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में आपका यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिख रहा होगा, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल ऑफ राइट है क्या। मतलब ये जो राइट है, अधिकार जो है, हमारे लिए जो अधिकार मिले उनके लिए क्या हुआ था, पहले बिल आया था, ठीक है। तो कहता बिल जो आया था वो कौन सा बिल आया था उसके बारे में समझिए। एक सेकेंड, नेट ऑफ कर देते हैं। ये चलिए, कौन सा बिल आया था उसके बारे में देख लेते हैं। कहता जो बिल के लिए राइट के लिए जो बिल आया था उसके बारे में कह रहा है, लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल्स ऑफ राइट। देखो कहता है कि एक लिस्ट आया था, किसकी, राइट की लिस्ट आई थी। उसमें क्या मेंशन किया गया था कि जो संविधान है वो हमारे क्या करेगा, राइट को प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ये एक बिल तैयार होकर आया था, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि एक डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर द इंडिविजुअल हैव अ सर्टेन राइट। कहता है एक डेमोक्रेसी जो कंट्री होता है ना, उसमें ये इंश्योर करना चाहिए कि लोगों की खुद की राइट हो, इंडिविजुअल क्या हो, उनकी खुद की राइट हो, ठीक है। उसी में क्या बोलता है कि द गवर्नमेंट विल बी ऑलवेज रिकॉग्नाइज दिस राइट। और ये जो गवर्नमेंट, जिस देश की, जहाँ की डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की गवर्नमेंट को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी जो वहाँ के इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है कि जो राइट्स लोगों को मिला है उसके लिए कुछ उपचार मिलने चाहिए, रेमेडी मिलने चाहिए। इन द केस ऑफ अ वायलेंस, अगर मान लो कि कोई आपके राइट का क्या होता है, वायलेशन करता है, तो उस समय पे क्या हो, आपके राइट की रेमेडी हो। रेमेडी मतलब उपचार हो। नेक्स्ट क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट जो होता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डन किया गया है, लिखा गया है। इस फंडामेंटल राइट को लाने वाला कौन था, तो मोतीलाल नेहरू कमेटी द्वारा लाया गया था, ठीक है। उन्होंने ये डिमांड किया था बिल ऑफ राइट्स का, ये एक बिल आएगा। कौन सा? बिल ऑफ राइट, मतलब राइट्स, अधिकारों के कुछ बिल पेश किए कितने, मोतीलाल कमेटी ने, ठीक है। कब पेश किया गया था ये किया गया था आपका 1928 में पेश किया गया था, ठीक है, 1928 में। द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्टेड राइट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और वही कुछ जो राइट है वो मेनली 6 राइट है। कितने राइट है? 6 राइट है। और ये 6 राइट जो है इन्हीं को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। कहते हैं फंडामेंल राइट आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है जो फंडामेंटल राइट होता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए याद रखिएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, उन्होंने इसको क्या बोला था कि हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था फंडामेंटल राइट को। क्यों बोला था? इसलिए बोला था क्योंकि ये ऐसे राइट है जो कि क्या करते हैं, लोगों की रक्षा करता है। और ये याद रखिएगा कहाँ बोला था, आर्टिकल 32 में बोला था, ठीक है। चलिए यहाँ तक डन हो गया होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि
इट्स ऑल इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें ये भी इंश्योर किया गया है कि गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, इसका वायलेट नहीं कर सकती है। मतलब कोई भी राइट का गवर्नमेंट के हक में भी नहीं है कि गवर्नमेंट उस राइट को क्या करे, छीन ले। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। नेक्स्ट क्या बताता हूँ आपको, ये देखिए कि यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में मैंने आपको बहुत सारे प्रोसेस बताया, उसमें क्या क्या बताया मैंने कि इस राइट का कोई वायलेंस नहीं कर सकता, इसके राइट का क्या करता है गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि लोगों को कुछ इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट के बारे में डिफाइन किया गया है। ये स्पेशली क्या फंडामेंटल राइट बोला गया जिसे क्या प्रोटेक्ट करके रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रखा जाएगा। उसी में क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ आप फंडामेंटल राइट के बारे में जो जान गए तो नेक्स्ट यहाँ पे जो देखिए वो लिखा हुआ है ऑर्डिनरी राइट और फंडामेंटल राइट। दो राइट लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक ऑर्डिनरी राइट लिखा हुआ है, एक फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है। तो याद रखिए ऑर्डिनरी राइट जो होता है ये होता है ऑर्डिनरी लीगल राइट, ये प्रोटेक्ट होता है, इन्फोर्स होता है बाई लॉ। ऑर्डिनरी लॉ कानून के द्वारा क्या होता है, ये प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, कानून। कानून में आपको पता है कि प्रोसेस चलता है, क्या चलता है, पहले FIR होगा, FIR से पुलिस केस होने के बाद क्या होगा, कोर्ट जाएगा, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड ग्रेजुएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कहता है लेकिन जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोटेक्ट किया जाता है और गारंटी दिया जाता है किसके द्वारा, संविधान, देश के संविधान के द्वारा, ठीक है। उसी में ऑर्डिनरी राइट जो बोलता है वो चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर। जो ऑर्डिनरी राइट होता है ये लेजिस्लेचर के द्वारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मतलब लोकसभा राज्यसभा क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डिनरी प्रोसेस से, लॉ मेकिंग प्रोसेस से, ठीक है। बट फंडामेंटल राइट में ओनली भी चेंज बाय द अमेंडिंग। कहता है लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ तभी चेंज होगा जब उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब अमेंडमेंट के प्रोसेस से जाके क्या होगा, फंडामेंटल राइट आपका चेंज होने का काम लेगा। अच्छा, आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट होता क्या है। तो याद रखिएगा अमेंडमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये दोनों हाउस में क्या चाहिए, इसके 550 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, इसमें 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। इन मेंबर में से, ठीक है, कम से कम आधे से ज़्यादा क्या होने चाहिए, सपोर्ट में होना चाहिए कि हाँ भैया ये फंडामेंटल राइट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तभी जाके चेंज होगा। नहीं तो कोई भी चांस नहीं है कि फंडामेंटल राइट चेंज होगा, समझे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है तब जाके क्या होता है, फंडामेंटल राइट चेंज होता है। लेकिन ऑर्डिनरी जो राइट होता है ये नॉर्मली क्या होता है, लेजिस्लेचर द्वारा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है। नेक्स्ट क्या बोलता है, जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। कहता है जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी के पास पावर है कि क्या कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के विरुद्ध में क्या लेता है, एक्शन भी लेने का काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट में। क्लियर यहाँ तक। इसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नॉर्मल राइट, ऑर्डिनरी राइट को आपके ऑर्डिनरी राइट को कोई भंग करता है तो आप सीधा आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहाँ से हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाइए, इतना प्रोसेस आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई क्या करता है, भंग करता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। कहाँ पहुंचिए, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इन सब में ऐसा नहीं है। आपको अगर ऑर्डिनरी बिल में कोई दिक्कत करता है तो उसमें आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, पहले आपको FIR करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है जिसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, आपको कोई इसके बारे में पीछे आपको नहीं कर सकता है, ठीक है। आपकी सीधा केस लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आइए तो फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल राइट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में हम जानते हैं। मैंने बताया था आपको फंडामेंटल राइट कितने, टोटल 6 हैं, ठीक है। याद रखिएगा पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है। तो 7वां एक था प्रॉपर्टी का राइट, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। आइए फंडामेंटल राइट का जो पहला राइट है वो राइट टू इक्वालिटी है। क्या है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में देखिए कौन कौन से पॉइंट आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सारे क्या है, इक्वल है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब हर किसी को प्रोटेक्शन का लॉ जो मिलता है, प्रोटेक्शन का जो कानून है वो हर किसी के लिए क्या बराबर है। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड, कहते हैं जो भेदभाव हम लोग करते हैं, ठीक है, भेदभाव की क्या मनाही है, किस बेस पे, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, का रेस,
कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ, इस हर लाइन में क्या है, सारे एक जैसे हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी में क्या बोलता है, एक्सेस टू शॉप, होटल, वेल, बैंक, रोड एटसेट्रा, कहते हैं कि यहाँ पे हर किसी की पहुंच होना चाहिए, जैसे शॉप हो गया, दुकान पे हर किसी को जाने का अधिकार मिलना चाहिए, होटल हो गया, वेल्स हो गया, टैंक हो गया, बैंक बाथिंग हो गया, घाट्स हो गया, रोड हो गया, मतलब ये पब्लिक प्लेस में हर किसी को जाने की क्या है इजाजत है, किसी के साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी अगर मान लो कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बनना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब हो जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें हर किसी को क्या इक्वल का मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। बात आ रही है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की जो बीमारी आर्टिकल 17 जो बताता है, ठीक है, ये अनटचेबिलिटी जो एक्शन है इसको भी क्या करना है, एबोलिश करना है। एबोलिश मतलब खत्म करना है, कोई भी छुआछूत की बीमारी यहाँ पे नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, आप लोग जो टाइटल रखते हो यादव, ब्राह्मण, ठीक है, चमार, ये सब का टाइटल आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि ये कोई भी टाइटल नहीं होगा, सारे क्या होंगे, हम कानून के समक्ष सारे बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो राइट आता है आपका वो आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में याद रखना कि राइट टू फ्रीडम वो होता है आपके प्रोटेक्शन राइट के लिए काम आता है। जैसे आप देखिए कहीं पे भाषण दीजिए, ठीक है, आप कहीं पे अपनी बातों को रख सकते हैं, आप असेंबली बना सकते हैं शांति पूर्वक, ठीक है, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी जगह इंडिया के किसी भी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप मूव करते करते अगर कोई जगह आपको पसंद आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है, इंडिया के कोई भी पार्ट में। अगर आपको कोई भी प्रोफेशन अपनाना है तो उसके लिए भी आप क्या है, फ्री है, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरी आज़ादी है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफेंस, अगर आपके ऊपर कोई भी आपराधिक ये सब लगता है तो आपको प्रोटेक्शन करने के लिए भी क्या मिलता है, आज़ादी मिलता है, आपको जीने का अधिकार मिलता है, राइट टू लाइफ मिलता है, पर्सनल लिबर्टी मिलता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, आपको पढ़ने का क्या मिलता है, आज़ादी मिलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट, अगर मान लो आपको किसी ने अरेस्ट किया तो आपको उसमें बचाव, डिटेंशन करने के लिए भी क्या मिलता है, आपको मौका मिलता है। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम में आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये थर्ड राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत जगह क्या होता है, ज़बरदस्ती लेबरों से क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में, माइंस में उन्हें सालों साल खाना नहीं दिया जाता है, ठीक है, उन्हें भूखे में रखा जाता है, 24-24, 25-25 घंटे काम करवाया जाता है उनसे, समझिए, वैसे दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं लेकिन लगातार 48 घंटे भी कभी कभी काम करा देते हैं, समझिए। तो वो चीज़ क्या होता है कि जैसे आप किसी से भी फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं, अगर कोई कराता है तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँचिए, ठीक है। उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिक बिंग्स, वही फोर्स लेबर हो गया। प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन हैजार्ड, से देखो कोई भी डेंजरस जॉब जो है उसमें किसी बच्चे को क्या करना है, नहीं डालना है। अगर कोई बच्चा डेंजरस जगह पे काम करता है तो उसे भी आपको कहाँ पे उससे ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस केस को ले जा सकते हैं, उसके लिए बहुत जल्दी क्या होगी, सुनवाई होगी। नेक्स्ट बात करें अगर कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म, कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, आप क्या, आप एकदम फ्री है किसी भी प्रोफेशन, किसी भी धर्म, किसी भी पूजा पाठ है, प्रोपेगेशन, कोई भी रिलीजन, कुछ भी करने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कोई भी धार्मिक अफेयर होता है उसमें भी क्या भाग ले सकते हैं, अफेयर मतलब कोई भी धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ में भाग ले सकते हैं। फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रीजन, अच्छा, आप कोई भी टैक्स पे कर सकते हैं किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। फ्रीडम अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप एंड सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है राइट टू फ्रीडम के तहत, सॉरी राइट टू रिलीजन फ्रीडम। नेक्स्ट क्या बोलता है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, मतलब पढ़ने का और अपनी संस्कृति अपनाने का हर किसी को अधिकार है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बचाओ, कल्चर को बचाओ, जिनकी संख्या क्या है, माइनॉरिटी, आपको पता है जिनकी संख्या जो मेजोरिटी में है उनको तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनका अपना कल्चर भी अच्छा खासा चलेगा, उनका अपना लैंग्वेज भी बढ़िया चलेगा क्योंकि वो मेजोरिटी में। बट जो माइनॉरिटी है जिनकी संख्या क्या है, कम है, उनको दिक्कत होती है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए बोला गया कि आप अपना लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, अपना बचा सकते हैं, अपने कल्चर को बचा सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब जिनकी संख्या कम है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक उपचार भी हो सकता है। राइट टू मूव द कोर्ट से कहता है कि आप सीधा कहाँ पहुंचिए, कोर्ट पहुंचिए, डायरेक्शन ऑर्डर रीड जारी कीजिए, इंफॉर्मेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, मतलब आपके राइट को कोई भी क्या करता है, ज़बरदस्ती छीनता है तो ठीक है। ये कल्चरल एजुकेशन राइट मिला हुआ है। उसके साथ साथ कितने राइट हो गए, एक राइट ही आपका ये हो गया, दूसरा राइट ये हो गया, तीसरा राइट ये हो गया, चौथा राइट ये हो गया, पांचवा राइट ये हो गया, 5 राइट हो गए हमारे, ठीक है। इसमें एक राइट और नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख दिया इसने, इसी में लिख दिया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं वही कह रहा, छठा राइट कहाँ गया। ये देख रहे होंगे आप, राइट, ये वाला राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट क्या बताता है कि आपको संविधान के उपचार की बातें बताता है, मतलब संवैधानिक उपचार के राइट है ये, कि अगर मान लीजिए कि कल को आपके कोई भी राइट को छीनता है, कोई भी पर्सन आपके पांचों राइट को, इन पांचों राइट को छीनता है, तो ये छठे राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत आप रेट जारी करिए, ठीक है, ऑर्डर जारी करिए और सीधा क्या कीजिए, इन राइट को, अपने राइट जो जबरदस्ती आपके राइट को छीना जा रहा है उसको बचाने का क्या कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। तो ये सारे आपके 6 राइट है, छठा राइट आपका ये बचाव के बारे में बताता है, मतलब जो आपको 5 राइट मिला है उसको बचाने का राइट है छठा राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ओवरव्यू करें राइट का तो आपको ये बता देता हूँ कि आर्टिकल 16(4) में बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो राइट्स है उनके लिए क्या होगा, रिजर्वेशन नॉट बी सीन इन वॉलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, मतलब कोई भी रिजर्वेशन में मतलब कोई भी छूट नहीं है किसी के राइट इक्वालिटी में। इफ़ यू सी द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको क्या बोला गया, संविधान के आत्मा बोला गया, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हर किसी को क्या मिलता है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज, मतलब कोई भी काम धंधा शुरू करने की क्या मिलता है, इक्वल राइट मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको कुछ भी बोलने, कुछ भी करने की क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है, किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। पीस और मोरालिटी की बातें वहाँ पे होती है, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल टू इट्स एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, क्या कहते हैं, आप कोई भी असेंबली क्या कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, बट क्या करना है आपको, शांतिपूर्वक और विदाउट कोई आर्म्स, मतलब बिना कोई हथियार के ये काम करना है। द गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन सर्टन एरियाज डिक्लेयरिंग असेंबली टू ऑफ 5 और मोर पर्सन अनलॉफुल, मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है राइट पे, कब, जब हो सकता है कि गवर्नमेंट को लगे कि भैया हाँ ये यहाँ पे राइट की क्या हो रही है, हनन हो रहा है, या लोगों के राइट को और राइट को छीना जा रहा है, ठीक है। इसी की मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये इतना कुछ लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में ना बता के आपको मैं साइड में बता देता हूँ, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में समझिए कि मान लीजिए एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है, और ये जो बंदा है ना, थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं इस बंदे पे, है ना, ये शक्ल बना दिया इसका मैंने, ये बनाया। अब ये पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन जो है, ये मुझे फील हो रहा है, मुझे या तो गवर्नमेंट को फील हो रहा है या पब्लिक पुलिस को फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये ना समाज में वायलेंस फैलाने का काम कर सकता है। क्या कर सकता है, वायलेंस क्रिएट कर सकता है ये समाज में, ठीक है, समाज में वायलेंस क्रिएट कर सकता है ये। तो अगर मुझे लगता है, मुझे डाउट है इस पे कि भैया ये समाज में क्या अराजकता फैला सकता है, चिंता फैला सकता है, गैर कानूनी काम कर सकता है ये, ठीक है, समाज में, और इससे क्या होगा, बहुत बड़ा समाज इसके प्रभाव में आ जाएगा। तो इस डाउट के बिहाफ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, गिरफ्तार कर सकता हूँ, अरेस्ट कर सकता हूँ, और अरेस्ट करके लगभग 3 महीने तक इसको मैं जेल में रख सकता हूँ और इसके ऊपर फाइन भी मार सकता हूँ। अगर मुझे फाइन का तो नहीं, वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं इसको कितने महीने तक जेल में रख सकता हूँ, कम से कम 3 महीने। वही होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या था, ऑर्डिनरी अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। मुझे लगता है कि वो क्या कुछ ऑफेंस, मतलब कुछ अराजकता फैला सकता है। हाउएवर एक्सेप्शन टू दिस समटाइम अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, उस समय क्या होगा, पर्सन अरेस्टेड होगा सिंपल
अप्रीहेंसिव, वो किस ब्याह पे अरेस्ट होगा, चिंता के ब्याह पे कि भैया हो सकता है मेरे अंदर चिंता है कि ये बंदा कुछ गलत करने वाला है समाज के लिए। ही और शी लाइकली टू एंगेज अनलॉफुल, उसे मुझे लगता है कि अगर वो बंदा क्या है कि हो सकता है वो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार है, तो उसको मैं क्या करता हूँ जेल में रख सकता हूँ कुछ समय के लिए। दिस इज नॉट एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट मीन्स दैट इफ अ गवर्नमेंट फील्स, गवर्नमेंट सिर्फ फील करती है दैट अ पर्सन कैन बी थ्रेट टू अ लॉ, कानून की क्या कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है, एंड ऑर्डर और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, और क्या कर सकता है वो कानून के जो पीस एंड सिक्योरिटी वो क्या कर सकता है नेशन के बर्बाद करने का काम कर सकता है, अनलॉफुल कर सकता है। तो इट कैन बी डिटेन अरेस्ट, उनको क्या कर जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा उस पर्सन को, और उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड ओनली 3 मंथ्स, कितने साल के रख सकते हैं उसको, 3 महीने के लिए उसको जेल में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। नेक्स्ट है राइट ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब आरोपी के कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है, पहला क्या, टू एंश्योर और फेयर ट्रायल इन कोर्ट, उसको सबसे पहले कहाँ पेश करो, कोर्ट में पेश करो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड 3 राइट्स, जो हमारा संविधान है, अगर कोई अधिकारी गिरफ्तार होता है, वो कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो उसे क्या है, उसको 3 राइट मिला हुआ है, ठीक है, संविधान के द्वारा। पहला, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड टू द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, अगर मान लो कोई बंदा गिरफ्तार हुआ और वो मान लो कि उसने ना चोरी किया, चोरी में वो गिरफ्तार हुआ, ठीक है, और चोरी में चोरी तो ये चोरी का तो सेम वर्ड हो गया, मान लो मर्डर किया उसने, मर्डर किया, ठीक है, मर्डर के लिए उसको 10 साल का जेल हो गया, क्लियर, 10 साल का जेल हो गया। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो 10 साल बाद जब बाहर आए 2 दिन बाद आप दोबारा उसको पकड़ के और जेल में डाल दें, ऐसा नहीं। एक केस के लिए आप उसको एक ही बार जेल में डाल सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है, ठीक है, कि आप एक अगर कोई केस करता है तो उसके लिए आप उसको बार बार जेल में डालने का आपको अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है आपको, जैसे मान लो नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एन इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट एंड, देखो क्या होता है दूसरा वाला में, ये समझिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने मर्डर किया और कानून जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो मर्डर करता है उसके लिए 10 साल की सजा होगी, क्लियर। अब क्या होता है कि 10 साल की सजा वो काट के, मतलब 10 साल उसने कांड कर दिया, और कांड करने के बाद उसको सजा मिल गई 10 साल की, 10 साल की सजा मिल गई। लेकिन तभी क्या हुआ कि संविधान में कुछ बदलाव हुआ और बोला कि इस बार जो मर्डर करता है उसका टाइम पीरियड 15 साल का होगा, मतलब 15 साल वो जेल में काटेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा जेल जा चुका है वो अब 15 साल तक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 10 साल तक। लेकिन अब जो नया पर्सन आएगा वो बंदा क्या रहेगा, 15 साल तक जेल में रहेगा अगर वो मर्डर करता है तो, ठीक है। लेकिन पुराना जो पर्सन है, पुराना जो बंदा क्या मतलब 10 साल वाले कानून के समय में मर्डर किया था तो उसको सजा 10 साल के लिए ही मिलेगा। दूसरा राइट ये बोलता है। तीसरा राइट क्या बोलता है, तीसरा राइट बोलता है कि देखिए नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव, हाँ अच्छा, कोई भी बंदा क्या करता है, मान लो कि क्राइम करता है, तो क्राइम करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती उससे बोलो कि भैया तू बोल कि मैंने क्राइम किया है, या उसी खुद के खिलाफ उसको सबूत लाने के लिए आप उसे जिद नहीं कर सकते कि भैया तू अपने खिलाफ ही क्या कर दे, सबूत ला कि भैया मैंने नहीं किया है या मैंने किया है, समझे। जैसे मान लो कि मैंने मर्डर नहीं किया और मेरे को वो ज़बरदस्ती पुलिस वाले बोले कि बोल तू नहीं मर्डर किया, तू नहीं मर्डर किया, ठीक है, मतलब वो मेरे को मेरे खिलाफ ही क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है, तो ऐसा पुलिस या कोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये 3 राइट मिले हुए, किसको मिले हुए, जो क्या करता है बताओ, क्राइम करता है, मतलब क्रिमिनल को भी हमारे संविधान में राइट मिले हुए। नेक्स्ट इसमें कुछ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, मतलब आपको आज़ादी मिलती है किसी भी फेथ और वर्शिप करने। फेथ मतलब वही होता है कि आप भगवान के प्रति कितना आदर प्रेम भाव जो रखते हैं वो, और पूजा पाठ करने की भी आपको क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आप कोई भी धर्म को फॉलो करने, ठीक है, उसके लिए अच्छे बुरे काम करने, जो भी होने का ज्ञान जो भी होता है, ठीक है, उसे कॉन्साइंस बोलते हैं। तो आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, और उसके साथ साथ मे नॉट फॉलो एनी रिलीजन, उसके साथ साथ आप आस्था और पूजा पाठ नहीं भी कर सकते हैं, ये संविधान बोला है। जबरदस्ती नहीं है कि आपको कोई भी एक धर्म फॉलो करना ही पड़ेगा, आप आस्तिक भी बनिए नास्तिक बनिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इट मीन्स दैट अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन, वो कोई भी धर्म अपना सकता है, और मे नॉट भी, कहता कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, अपना कोई भी धर्म अपना सकता है और नहीं भी अपना सकता है, ठीक है, वो तो उसकी मर्जी पर डिपेंड है। चलिए, इसके साथ साथ हमारे संविधान में राइट्स को लेकर कुछ सर्टन लिमिटेशन भी रखा गया। कहता है गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, कहता है गवर्नमेंट हमारे राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम पे भी क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है।
प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट मोरालिटी, हेल्थ के लिए क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, रिलीजियन ऑर्डर, फ्रीडम, अगर इन सब में कोई दिक्कत आती है तो उसमें क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है राइट में। इट इज़ नॉट अ अनलिमिटेड राइट। आपको पता ही है हमारी जो राइट है ये अनलिमिटेड राइट नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर रूटिंग सर्टन सोशल लेवल। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी हमारे रिलीजियस मैटर पे भी क्या कर सकती है, दखल अंदाजी कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉलो फोर्सफुली कन्वर्शन। देखो जो संविधान बोलता है कि आप किसी को भी जबरदस्ती कोई भी राइट को अपनाने के लिए नहीं कह सकते हैं क्या। जैसे ये देखो धर्म के बात ले लो, तो आप हिंदू धर्म में आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती आप किसी को ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में उसको शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी रिलीजियस मैटर में उसको ज़बरदस्ती घुसा नहीं सकते। इट ओनली गिव्स द राइट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट टू द अदर चीज। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि हाँ भैया हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं, ये मिलते हैं, भगवान ने हमारे धर्म में अगर आप आते हो तो आपको जल्दी से मोक्ष मिलेगा। हाँ, ये सब आप ऐसी कुछ बातें बता सकते हैं रिलीजियस मैटर पे, ताकि वो बंदा क्या हो, अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करवा सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन सीधा मना ही करता है। डन। फिर मैंने आपको बताया था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसमें आपको पता ही है कि आप किसी भी धर्म के ऊपर क्या कर सकते हैं, बताइए। किसी भी धर्म में आप लिंग्विस्टिक हो गया, ठीक है, लैंग्वेज के भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अपना कल्चर डेवलप कर सकते हैं। ये तो वही सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन गारंटीड हो इंस्टीट्यूशन, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ये सब वही बकवास बातें लिख रखी हैं। हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ना, ये आर्टिकल 32 में, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसमें ये बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को क्या बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को भीमराव अम्बेडकर ने इसको हार्ट और सोल कहा था, किसका, संविधान का। ठीक है, राइट गिव्स अ सिटीजन टू राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट, वो क्या करता है, राइट गिव देता है, आप हाई कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाइए अपने राइट को लेकर। फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड इन द केस ऑफ वायलेंस, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट को छीनता है तो आपके द्वारा रिस्टोर्ड हो सकता है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशूज ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर क्या करता है, इशू करता है। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट क्या हो, उनके राइट को क्या एनफोर्समेंट कराए, मतलब उनके राइट को लागू करवाए। यही जो गवर्नमेंट के पास जो राइट पहुंचते हैं, ठीक है, ये जो आपके फंडामेंटल राइट के जो लास्ट फंडामेंटल, वो क्या नाम है, द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके कुछ रेट हैं जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी बहुत सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पहला आपका आता है हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस जो ये राइट है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई बंदा अरेस्ट होता है, क्या होता है, अरेस्ट होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना होता है, कहाँ पे, कोर्ट में। कहाँ कोर्ट पर से प्रेजेंट करना होता है, सेट फ्री अरेस्टेड पर्सन मैनर ग्राउंड अरेस्ट नॉट लॉफुल स्टेशनरी। देखो उसको कहाँ पेश करना है, आपको कोर्ट में पेश करना है। कहाँ पे, कोर्ट में, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना है। ठीक है, अगर मान लो कि गलती से पेश नहीं होता है तो ये फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अब मान लो कोई बंदा गलती से पेश नहीं हुआ तो उसके ऊपर लगाया जाता है फिर मंडामस। क्या लगाया जाता है, मंडामस। मंडामस लगाया जाता है। किसी जैसे पुलिस वाले ने क्या किया, अरेस्ट करके और उसको वहाँ पे पेश नहीं किया तो उसके लिए मंडामस लगाया जाता है। ठीक है, उसमें इशू किया जाता है, कोर्ट फाइंड इन पार्टिकुलर ऑफिसर। अब वो ऑफिस होल्डर को ढूंढा जाता है कि भैया कौन था जो कि ड्यूटी के टाइम पे उसको पेश नहीं किया, 24 घंटे के अंदर उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, उसको बुलाने के बाद क्या होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने क्यों नहीं पेश किया। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट तो ये नहीं था, यहाँ मंडामस में ही आता है। मंडामस में ही बोलता है कि आपने पेश क्यों नहीं किया। अगर उसने जो बात बताई वो उसे लगा सटीक, हाँ चलो भाई ये बंदा सही बोल रहा है, ठीक है, तो चलो छोड़ देंगे अधिकारी को, नहीं तो अधिकारी भी लपेटे में आ जाता है। ठीक है, ये इतना खतरनाक राइट है। उसके साथ अगला राइट आता है आपका क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब, इसका मतलब होता है कि आपको आदेश किसने दिया। जैसे मान लो कि कोई अधिकारी होता है, जैसे रेलवे में आप चढ़ रहे हैं, रेलवे में क्या हुआ, टिकट काटने का काम टीटी का है। अब वहीं पुलिस वाला कोई क्या करता है, टिकट काटने लग जाता है। ठीक है, आप टिकट काटने लग जाते हैं तो आपके पास अगर सबूत है कि वो पुलिस वाले ने आपका टिकट काटा है तो आप सीधा क्या कीजिए, ये लगा दीजिए, क्यू वारंटो लगवा दीजिए। क्यू वारंटो जैसे लगेगा, अब कोर्ट उससे क्या पूछेगा, सवाल करेगा कि भैया देखो तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारा काम ये था, लेकिन तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम वहाँ पे जाके टिकट काटो। ठीक है,
तो ये भी क्या क्यू वारंटी के तहत होता है कि आपको अधिकार ये काम करने का किसने दिया, आपका काम जो है वो अपना काम कीजिए ना, दूसरे का काम क्यों कर रहे हैं, समझे। तो ये क्यू वारंट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोहिबिशन एक्ट। प्रोहिबिशन में क्या होता है, ये लगाया जाता है मेनली कोर्ट पे लगाया जाता है, और एक ये स्टैट्यूटरी कोड जो होता है, ठीक है। ये दो जो होते हैं प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी जो होता है, ये दोनों किस पे लगाया जाता है, ये दोनों लगाए जाते हैं कोर्ट पे, ठीक है। और ये तीनों लगाए जाते हैं अधिकारी पे। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो बड़े हायर कोर्ट होते हैं ना, वो क्या होता है लोअर कोर्ट को बता देता है कि भैया देखो जो तुम केस कर रहे हो, ये इस केस को अभी रहने दो, मतलब प्रोहिबिट कर दो, रोक दो, ठीक है। कुछ दिनों के लिए इसका क्या कर दो, रोक दो, बंद करवाने का काम कर सकती है, ठीक है, ऊपर वाली कोर्ट, हायर कोर्ट, ठीक है। केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन, ये भी कह सकती है भैया देखो ये जो हमारे जस्टिस के बाहर जा रहा है, तो आप इसे क्या कर दो, रोक दो। नेक्स्ट क्या है, सैटियोरिटी, किसमें बोलता है, अंडर रीड द कोर्ट ऑर्डर लॉ लोअर कोर्ट अनदर अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट टू द मैटर पेंडिंग बिफोर हायर कोर्ट। मान लो कि निचली अदालत कोई कोर्ट क्या कर रही है, सॉल्व कर रही है, ठीक है। मान लो कोई मैटर सॉल्व कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई मैटर सॉल्व कर रही है, तभी हाई कोर्ट वहाँ इंटरफेयर कर सकता है और बोल सकता है कि आप ये जो केस है ये मेरे पास भेज दो, ठीक है। इस केस को क्या कर दो, जो ट्रांसफर करने का काम कर, ट्रांसफर है मैटर पेंडिंग बिफोर इट हायर अथॉरिटी और कोर्ट, ठीक है। इसको ट्रांसफर करने का काम करता है सेक्रेटरी, मतलब नीचे कोई भी केस चल रहा है उसको क्या करता है, वो ट्रांसफर करवाने का काम करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये देखिए क्या है, कमीशन फंक्शंस इंक्लूडिंग इंक्वायरी इट्स ऑल इंस्टेड ऑफ पिटिशंस प्रेजेंटेड टू द विक्टिम इनटू द कंप्लेंट ऑफ द वायलेंस ह्यूमन राइट्स। देखो मान लो अगर कोई बंदे पे क्या होता है, ह्यूमन राइट का क्या लगता है, वायलेशन लगता है, ठीक है। उस पर मान लो कोई पर्सन है, उस पर क्या होता है, कोई पिटिशन, कोई उस पर क्राइम का लगता है कि भैया इसने क्राइम किया, तो वो क्या कर सकता है, पिटिशन जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, पिटिशन। विजिटेड टू जेल टू स्टडी कंडीशंस ऑफ इनमेट्स, और उसको क्या कर सकता है, जेल में स्टडी करने के लिए भेजा जाता है कि हाँ भैया जाइए आप वहाँ पे, आप कंडीशंस को क्या कीजिए, जानिए पहचानिए, ठीक है। ये ह्यूमन राइट कमीशन का काम होता है। अंडरटेकिंग promoting research field of human rights, ठीक है। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ अ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। कमीशन के पास कोई राइट नहीं है कि वो भैया प्रोसिक्यूशन चलाए, मतलब वो केस को क्या करवाए, आगे बढ़वाइए, वो कुछ करने का काम उसके पास नहीं है। वो क्या कर सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन का काम कर सकता है, किसको, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है, कोर्ट को रिकमेंड कर सकता है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। और उसके साथ साथ वो इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई और कोई मैटर नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट जो है आपका वो DPSP है। क्या है, DPSP के बारे में आपको बता दूं कि DPSP होता है क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ठीक है। DPSP नॉर्मली क्या होता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। DPSP में क्या होता है कि देखिए लिस्ट मेनली 3 थिंग्स में ये लिस्टेड है। पहला आपका गोल और ऑब्जेक्टिव के, सोशल की गोल, मान लीजिए समाज को तरक्की करनी है, ठीक है। तो तरक्की करनी है तो आपको हमारे मोदी जी ने आवास योजना दिया था, राशन का प्रबंध दिया था, उसके साथ साथ सिलेंडर दिया था, ठीक है, सुकन्या योजना चलाया था। तो ये सारे क्या होते हैं, समाज की तरक्की के लिए, मतलब निचले वर्ग को ऊपर उठाने का काम करने के लिए किया जाता है। तो वही कहता है इनके पास एक गोल होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ताकि सोसाइटी शुड भी अडॉप्ट कर सके, हो सोसाइटी उसे क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है DPSP में बहुत पहले चलाया गया था मिड डे मील प्रोसेस। क्या चलाया गया था, मिड डे मील इसलिए चलाया गया था क्योंकि पहले के जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसमें बच्चे आते नहीं थे पढ़ने के लिए। तो मिड डे मील का जब प्रोसेस चला तो देखा कि हाँ 10 पहले से बच्चे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा परसेंट में स्कूल आना शुरू किए हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मिड डे मील का प्रोसेस क्या हुआ था, सक्सेस रहा था। तो मतलब मेनली इसका काम क्या होता है कि समाज का विकास करने के लिए मिड डे मील, ये सब प्रोसेस जो भी समाज के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है उसे DPSP कहते हैं। सर्टन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड बी एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट के अलावा राइट है जो कि जिससे क्या लोग फुली एंजॉय करते हैं इंडिविजुअली। सर्टन पॉलिसीज गवर्नमेंट शुड बी अडॉप्टेड, कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट करवाया जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, फंडामेंटल राइट और DPSP में क्या अंतर है वो आपको बता देता हूँ मैं। फंडामेंटल राइट, अगर आपको मान लो किसी ने आपके फंडामेंटल राइट को छेड़ा है, छुआ है, तो आप सीधा कहाँ गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके DPSP के साथ आपको कोई छेड़छाड़ की है, मान लीजिए मिड डे मील योजना में आपके बच्चे को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए मेरे बच्चे को मिड डे मील नहीं मिल रहा है। ये सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। हाँ मिलेगा, जिसको नहीं मिल रहा है वो आप लोकल लेवल पे बात कर सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँच सकते हैं। क्लियर।
फंडामेंटल राइट जो होता है वही बता दिया वो आपको। फिर आगे क्या होता है, फंडामेंटल राइट मेनली प्रोटेक्ट करता है आपके राइट को। क्या प्रोटेक्ट करता है? राइट को। वहीं क्या होता है, डीपीएसपी जो है वो इंश्योर करता है वेल बीइंग एंटायर सोसाइटी। ये पूरी सोसाइटी के अच्छा करने के लिए काम करता है, ना कि है कि भैया आपके भले के लिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये आपका राइट है, ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये आपके भले के लिए कह रहा है। अगर ये नहीं भी हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है इसका लाभ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि मेनली हमारे 7 राइट थे पहले, लेकिन एक राइट को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। कौन से राइट था वो? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि इसमें पहले क्या था, जैसे मान लो मेरे पास ज़मीन है, तो मेरे पास ये ज़मीन है। अब मान लो कल को गवर्नमेंट को इस ज़मीन पे, मेरी ज़मीन चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, अपना राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जमा लिया हूँ कि भैया ये मेरी ज़मीन है और मुझे ये राइट भी मिला हुआ है कि भैया ये राइट टू प्रॉपर्टी है, इसमें गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, मतलब मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। इसीलिए क्या हुआ है, अमेंडमेंट करने के बाद क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया कि अगर गवर्नमेंट को कल को आपकी ज़मीन चाहिए तो आपको पैसा देगी सरकार उतना, लेकिन आपको ज़मीन देना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो रीज़न क्या होगा, जैसे देखिए मान लो मैंने यहाँ से कोई रेल पटरी बिछाई, ठीक है, यहाँ बीच में आपका घर आ गया, क्या आ गया, घर आ गया। तो ऐसा थोड़ी पटरी को मैं ऐसे गोल घुमाऊंगा, ठीक है, ये फिर तो मुझे ये घर हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, आपका प्रॉपर्टी चाहिए। अब आप प्रॉपर्टी देने के लिए मना कर रहे हैं, घर छोड़िए, आप मना कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या दूंगा, पैसा दूंगा, पैसा दूंगा। अगर आप पैसे भी नहीं माने तो फिर मैं ज़बरदस्ती हटा दूंगा, पैसा भी नहीं दूंगा। ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है। और ये तभी संभव हुआ जब राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, फंडामेंटल राइट से अलग किया गया। आज ये हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कहता है इन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली देयर आर फंडामेंटल राइट एक्वायर, ये फंडामेंटल राइट से ही लिया गया है, ठीक है। प्रोसेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को अपना बचा सकते हैं, रख सकते हैं, लीगल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेड क्लियर प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर। अगर गवर्नमेंट की कोई भी पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पब्लिक वेलफेयर किया जा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपकी जमीन ले सकती है। ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन किया कि राइट टू प्रॉपर्टी नॉट अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। पार्लियामेंट हैड पावर टू अब्रीज राइट बाय अमेंडमेंट। मैंने अभी पहले ही बताया था कि हमारे जितने फंडामेंटल राइट है उसको क्या कर सकती है गवर्नमेंट, अमेंडमेंट प्रोसेस से क्या कर सकती है, आपके फंडामेंटल राइट को हटाने का काम कर सकती है, ठीक है। आइए, इसी में क्या हुआ, 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और इसको डाल दिया गया एज अ लीगल राइट। किसमें बना दिया, लीगल राइट बना दिया इसको, और इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। ताकि गवर्नमेंट भी क्या कर सके, कोई भी पब्लिक वेलफेयर करना चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी के बीच में दखल अंदाजी कर सके, आपकी प्रॉपर्टी के बीच में, और आप कुछ भी ना बोलें, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा मैं ज़्यादा स्पीड में बोलता हूँ, इसीलिए क्या हुआ, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। कहीं कोई डाउट हो, कोई पॉइंट में कुछ भी हो तो आप क्लियर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके कमेंट देखने के लिए मैं बैठा हूँ। आप जैसे कमेंट करेंगे मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। रिप्लाई होता है, फिर रिप्लाई चेक कीजिए, जहाँ दिक्कत होता है पूछिए, ठीक है। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दें, अब मन करे तो भैया लाइक भी कर दो, ठीक है। चलिए बाय। मौज करो।